सबसे पहले सवाल का जवाब मैं मांगूंगा कि क्या आप नेपाल के छात्रों को या छात्राओं को 10वीं के बाद किसी माध्यम से आना ज़रूरी है या डायरेक्ट आकर भी आपके जैसे इंस्टीट्यूशन में, चूंकि आप एक ब्रांड इंस्टीट्यूशन हैं, क्या आप प्रिंसिपल भी रहे हैं कई जगहों पे, तो क्या वहाँ आने के लिए कोई टेबल की आवश्यकता है? ऐसा कोई नियम है सरकार का? अगर नेपाल देश के किसी स्कूल से बच्चा पढ़ के आपके पास आता है तो क्या कोई इक्वलेंसी कराते हैं? कि भारत के बच्चे जो यहाँ सीट पर पढ़ रहे हैं उनकी फीस स्ट्रक्चर अलग है, और जो नेपाल का बच्चा है सर, उसी के बेंच पर बैठा है, उसी प्रोफेसर से पढ़ रहा है सर, उसकी फीस बड़ी डिफरेंट तरीके से ली जा रही है। इसको मैं ठगी बोलता हूँ। मैं देश के युवाओं को, नेपाल के भाइयों को, नेपाल के बच्चों को नमस्कार करते हुए आह्वान करता हूँ, लड़ाई लड़नी चाहिए, हम आपके साथ हैं। नमस्ते नेपाल। आप इस रोजमाइन एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की मुहिम संकल्प को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, और जिस तरह का रिस्पांस युवाओं ने, नेपाल के अभिभावकों ने, छात्र छात्राओं ने दिखाया है, इससे हमें लगता है कि हम सही जानकारी भारत के शिक्षा के ऊपर आप तक पहुंचाने में सफल हैं। जिन्होंने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है, मेरी उनसे गुजारिश है, निवेदन है कि देश में शिक्षा को व्यवसाय में बदलने वाले उन शिक्षा माफियाओं के खिलाफ चल रही इस मुहिम में आप हमारे साथ देने के लिए हमें ज्वाइन करें। भारत की शिक्षा व्यवस्था पे बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं देश के एक एक्सपर्ट, भारत देश के एक एक्सपर्ट, जो कि खुद एक इंजीनियर हैं और साथ ही साथ कई जगहों पे ग्रुप के डायरेक्टर रहे, और आज एक 2A for 12B अप्रूव्ड संस्था, जो कि NAAC A ग्रेड से अप्रूव्ड है, ऐसी संस्था में प्रिंसिपल हैं। आज हमारे बीच चर्चा का जो विषय है वो TU की इक्वलेंसी है। छात्रों के द्वारा पूछे जा रहे सवालों के ऊपर एक्सपर्ट की राय है। एजुकेशनल कंसल्टेंसी एसोसिएशन जो भ्रम फैला रहा है नेपाल में, शिक्षा को व्यवसाय के एक थाली में परोसकर उन किसानों को जिन्होंने सींचा है खून से कुछ, तब जाके उनके घर में कुछ रकम आती है, और वो रकम माफिया बड़े आसानी से शिक्षा को परोसकर, बेचकर, गलत तरीके की जानकारी देकर ठगने का काम कर लेते हैं। जानकारी एक ऐसी चीज़ है जो ज़िंदगी बचा सकती है। जानकारी होना अपने आप में बहुत ज़रूरी है। जब हम कहीं ठगे जाते हैं तो सिर्फ उसका ज़िम्मेदार वो समाज नहीं होता जिसने सच्ची चीज़ों को परोसने की कोशिश करी है, बल्कि वो भी होता है जिसने इसकी कोशिश नहीं करी कि हम कैसे ऐसी घटनाओं से बच सकते थे। इस वीडियो की जानकारी के ज़रिए हम उन हर छात्रों की सेवा करना चाहते हैं जो 10वीं और 12वीं पास होने के बाद, ग्रेजुएशन पास होने के बाद, जो कि 10,000 से ज़्यादा तादाद में इंडिया में पढ़ने आते हैं। कहीं सवाल होता है कि क्या इंडिया के ये यूनिवर्सिटी TU से इक्वलेंट है, क्या ये कोर्स इक्वलेंट हैं, क्या एफिलिएशन को लेकर के जानकारी उन बच्चों तक पहुंचाई गई कि नहीं गई, फिर उसमें धरता कराया गया कि नहीं कराया गया, ये सारी बातों को लेकर के हज़ारों सवाल बच्चों ने इन दिनों में कुछ पूछे हैं। उसी को लेकर के आज हमारे बीच एक्सपर्ट बैठे हैं, हम उनसे बात करेंगे। सबसे पहले हम आपका बहुत स्वागत करते हैं सर, इस टीम का सपोर्ट करने के लिए। आज हम चर्चा में जो बात करने जा रहे हैं नेपाल को लेकर के है। मैं चाहूँगा कि मैं आपका परिचय दूँ, इससे बेहतर होगा कि पूरी दुनिया आपको देख रही है। नेपाल में एक बहुत ही मिडिल क्लास परिवार, लोअर मिडिल क्लास परिवार जब एक सपना संजोता है सर भारत में आकर शिक्षा लेने का,
तो वहाँ की कुछ एसोसिएशंस, एजुकेशनल माफिया, कंसल्टेंसी इस तरह का भ्रम फैलाती हैं कि आप जब अगर इंडिया जाते हैं तो आपको इस रास्ते से ही जाना होगा, शायद उनका टेबल इस्तेमाल करना होगा, इस तरह की बातें होती हैं। जैसे पॉइंट 1 होता है कि सर आप बिना कंसल्टेंसी के माध्यम से भारत में पढ़ने नहीं जा सकते, एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कि अगर आप जाते हैं तो धरता नहीं मिलेगा, दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है कि हिंदुस्तान में कई ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो TU के इक्वलेंट नहीं है और होंगी भी नहीं, हो सकता है कुछ ना हो। लेकिन सबसे पहले सवाल का जवाब मैं मांगूंगा कि क्या आप नेपाल के छात्रों को या छात्राओं को 10वीं के बाद किसी माध्यम से आना ज़रूरी है या डायरेक्ट आकर भी आपके जैसे इंस्टीट्यूशन में, चूंकि आप एक ब्रांड इंस्टीट्यूशन हैं, क्या आप प्रिंसिपल भी रहे हैं कई जगहों पे, तो क्या वहाँ आने के लिए कोई टेबल की आवश्यकता है? ऐसा कोई नियम है सरकार का? नमस्ते नेपाल, मैं डॉक्टर अनुज कुमार शर्मा, प्रिंसिपल, और मैं काफ़ी जगह प्रोफेसर और प्रिंसिपल के तौर पे मैंने काम किया है। मेरे पास 20 सालों का अनुभव है। इसमें मैंने ऑल ओवर इंडिया ट्रैवल किया है, बच्चों की क्वेरीज़ को एंटरटेन किया है। पिछले कुछ सालों से नेपाल से भी मुझे कुछ बच्चे मिले, उनके दिमाग में कुछ डाउट्स थे। सबसे पहला डाउट ये, क्या हमें कंसल्टेंसी के थ्रू ही इंडिया में आना ज़रूरी है? तो ये बहुत बड़ा सवाल है। तो अगर हम बात करें कि नेपाल और भारत, कोई भी इंसान जब इंडिया आ रहा है नेपाल वाला, तो उसे पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि आप जानते हैं। तो इसी तरीके से उसको जब यहाँ जॉब करनी है, चाहे वो पढ़ना है, उसके लिए कोई उसको नागरिकता की या कोई वहाँ से डॉक्यूमेंट सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। तो मतलब भारत सरकार में जो छात्र इनरोल हैं, जो भारतीय हैं, जी, बिल्कुल उन्हीं की तरह उनके लिए कोई रिजर्वेशन रखा गया है? कोई ऐसी अलग से कोई चीज़ नहीं है नेपाल वासियों के लिए? उनको एज इक्विवेलेंट टू इंडियन माना गया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप अगर देखेंगे, जब हम एक सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन है, CBSE जिसके नाम से हम जानते हैं, CBSE के स्कूल नेपाल के अंदर भी हैं। अच्छा। तो बच्चा जो वहाँ से पढ़ के, नेपाल से पढ़ के आया, जिसके पास CBSE का स्कूल सर्टिफिकेट है, तो उसको किसी इक्विवेलेंस की जरूरत। लेकिन अगर नेपाल देश के किसी स्कूल से बच्चा पढ़ के आपके पास आता है तो क्या कोई इक्विवेलेंसी कराते हैं आप? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि CBSE ने, आप चेक करेंगे उनकी वेबसाइट पे, जितने भी स्टेट बोर्ड, नेपाल और भूटान, इनकी इक्विवेलेंसी ऑटोमेटिकली दी गई है। उसमें उन्हें प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है कि हम इक्विवेलेंट हैं। मतलब इस तरह का जो भ्रम फैलाया जा रहा है, आप तो उसको बिल्कुल नकारते हैं? बिल्कुल। आपकी जो 10th या 12th जो CBSE की है, दैट इज़ इक्विवेलेंट टू नेपाल और भूटान बोर्ड। मतलब कोई भी नेपाल का जी, छात्रा 10वीं के बाद डिप्लोमा के लिए या किसी टेक्निकल कोर्स के लिए, 12वीं के बाद देश के सभी कोर्सों के लिए डायरेक्ट आता है जी, और उसको बिना किसी वीज़े के लिए इंस्टीट्यूशंस एंटरटेन करते हैं? बिल्कुल कर सकता है, स्टूडेंट डायरेक्ट भी जा सकता है। आज बड़ा विषय है ये। आप देखिए, एक एक्सपर्ट कह रहे हैं कि पूरा जो मुहिम है वहाँ, उसका कोई धरातल पे अस्तित्व ही नहीं है कि कोई छात्र जो नेपाल का है 10वीं के बाद, 12वीं के बाद, ग्रेजुएशन के बाद अगर आता है तो डायरेक्ट उसके लिए इंतजामात है। ये मैं कहता रहा हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा कि एक ज़िम्मेदार ऑफिसर जो AICT में रजिस्टर्ड हैं, उनके प्रोफाइल रजिस्टर्ड है, उनसे बात कराई जाए। तो सर, जिम्मेदारी से ये कह रहे हैं आप कि किसी तरह की कोई इक्विवेलेंसी की ज़रूरत नहीं? बिल्कुल नहीं है, और आप चेक भी कर सकते हैं CBSE की वेबसाइट पे कि इक्विवेलेंसी है। अच्छा। कि आपके नेपाल बोर्ड पहले से ही है। अब एक एग्जांपल देता हूँ आपको मैं। मेरे पास एक मेरी मेस के अंदर एक कुक काम करता है, वो नेपाल से है। अच्छा। उसके बच्चे नेपाल के किसी एरिया में रहते हैं, बॉर्डर एरिया में रहते हैं। तो उसके बच्चे ने 10th वहीं से किया और आज वो मेरे पास स्टूडेंट है, डिप्लोमा कर रहा है। आपके जो संस्थान में जो बच्चे पढ़ रहे हैं नेपाल के, उनको जो आप डिग्री दिलाते हैं वो सरकार की स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की डिग्री देते हैं, उसको ले जाके फिर वहाँ कोई इक्विवेलेंसी करानी पड़ती है उनको? नहीं, उसके लिए क्या, जैसे कि अब मैंने CBSE का बताया आपको, इसी तरीके से पूरे इंडिया की यूनिवर्सिटीज़ रजिस्टर्ड हैं विद AIU, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़। तो जितनी भी यूनिवर्सिटी बनेंगी इंडिया के अंदर, वेदर इट इज़ स्टेट यूनिवर्सिटी, वेदर इट इज़ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, वेदर इट इज़ अंडर सेक्शन 3F यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस दैट इज़ IIT और NIT, इनकी सभी की रजिस्ट्रेशन AIU में है।
और जो आपकी टीयू है, सपोज कोई नेपाल की यूनिवर्सिटी त्रिभुवन यूनिवर्सिटी काठमांडू में सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है। अच्छा। तो जब त्रिभुवन यूनिवर्सिटी चेक करेगी तो वो बाय डिफॉल्ट चेक करेगी एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी में आपका रजिस्ट्रेशन, सेपरेट कुछ करवाने की जरूरत नहीं बड़ा है। सब्जेक्ट है, गौर से सुनेंगे। मुझे लग रहा है कि आप ये कहना चाहते हैं कि जो देश की यूनिवर्सिटी, भारत की जो सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी है, टेक्निकल यूनिवर्सिटी, आईआईटी की बात करें जी, यानी आईआईटी जाके टीयू के साथ इक्विवेलेंसी नहीं भी कराती है तब भी टीयू को मानना होगा। बिल्कुल आप ये कह रहे हैं। बिल्कुल। एनआईटी ने, किसी ने एमओयू जाके टीयू के साथ नहीं करा तो टीयू क्या करेगी कि आपके इंडियन यूनिवर्सिटी एसोसिएशन में जाके उसको चेक करेगी। बिल्कुल, उनको जाने की भी जरूरत नहीं है। एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज के आप वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं कि किसकी डिग्री इक्विवेलेंट है, उसमें इक्विवेलेंस का एक प्रॉपर वो दिया हुआ है। तो टीयू को वो मानना पड़ेगा। सर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात पे आज चर्चा हुई, आपने इक्विवेलेंसी पे बहुत अच्छा आंसर कर दिया। बच्चों को चाहिए कि गाइडेंस के हिसाब से टीयू की वेबसाइट पे भी जाके देखें और इंडियन एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर, उसकी वेबसाइट से जाकर देख सकते हैं। सर का कहना है कि आईआईटी अगर कोई हमारे देश की बड़ी यूनिवर्सिटी है, टेक्निकली उसका बड़ा नाम है, आईआईटी का है, एनआईटी का है, वो जाके एमओयू नहीं करती है टीयू के साथ, बट टीयू मानती है कि इक्विवेलेंट है। बिल्कुल। मैं एक और बात पे आना चाहता हूँ सर। देश का बड़ा हिस्सा, नेपाल का जो बड़ा तबका है छात्रों का, जो 10,000 से ज़्यादा छात्र मूव करते हैं, रिलोकेट करते हैं, आपके भारत आके पढ़ते हैं। भारत का ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो बढ़ता है। भारत के जिम्मेदार हर सिपाही को चाहिए कि ये बात बताएं उनको। सर एक चीज़ बड़ी हो रही है कि एक किसान का बेटा जो नेपाल का निवासी है, एक ठेले लगाने वाले का बेटा, एक 25,000 20,000 की नौकरी करने वाले का बेटा, जो नेपाल का एक मिडिल क्लास भी नहीं कर सकते, लोअर मिडिल क्लास है, वो आपके इंडिया है पढ़ने के लिए। अब क्या हो रहा है कि जो कॉलेज के अंदर में 60 सीटें हैं, मान लीजिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, किसी ब्रांच की ले लें, चाहे हम किसी भी स्ट्रीम की ले लें, 60 सीटों पर उनकी सीट 9-10 के तादाद में आती है। नेपाल का कोई भी स्टूडेंट है वो ऑल इंडिया कैटेगरी में एडमिट होगा। ऑल इंडिया कैटेगरी, AIC जी, AIC की लिस्ट में वो कुछ बच्चे आए। अब देखिए सर क्या हो रहा है कि भारत के बच्चे जो यहाँ सीट पर पढ़ रहे हैं उनकी फीस स्ट्रक्चर अलग है, और जो नेपाल का बच्चा है सर, उसी के बेंच पर बैठा है, उसी प्रोफेसर से पढ़ रहा है सर, उसकी फीस बड़ी डिफरेंट तरीके से ली जा रही है। इसको मैं ठगी बोलता हूँ। मैं तो कहता हूँ ये जिम्मेदारी का काम है। आप मुझे सही से आंसर कर पाएंगे कि नहीं? इसमें सर क्या है, मैंने अभी आपको बताया, जो नेपाल का स्टूडेंट एडमिट होता है किसी भी कॉलेज में, किसी भी यूनिवर्सिटी में, वो ऑल इंडिया कोटे के अगेंस्ट एडमिट होता है। ओके, इसका मतलब कि सर मुझे सही से जवाब दे पाइए, बड़े साधारण लोग सुन रहे हैं आपको, क्या उनकी इंडिया में फीस अलग है, लेनी चाहिए? ले नहीं सकते, लीगली भी वो ले नहीं सकते। सर जो ले रहे हैं उनके बारे में क्या कहेंगे? वो गलत है। गलत है, बिल्कुल। मैं बड़ी बात करने जा रहा हूँ। नेपाल के हर अभिभावक को आज एक्सपर्ट की राय में, नेपाल का कोई छात्र हिंदुस्तान के किसी भी इंस्टीट्यूशन में 10 रुपया भी दे रहा है, गलत दे रहा है, एक्स्ट्रा दे रहा है, तो हमारी मुहिम से कलेजे पे सांप लौटता है। एजुकेशन कंसल्टेंसी एसोसिएशन की दुकानें बंद होने वाली हैं अगर ये जवाब नेपाल के हर घर तक पहुंच गया। करोड़ों करोड़ का स्कैम, करोड़ों करोड़ का स्कैम जो नेपाल के माफिया कर रहे हैं। मैं फिर से आना चाहता हूं सर के सवाल पर। सर जो लोग पहले से यहाँ से, जैसे हमारी इंडियन फीस को मैं बताना चाहूँगा, भारत में हायर एजुकेशन में टेक्निकली जो फीस है वो लगभग 3,99,000 रुपीज़ रखी गई है 4 साल की फीस। 99% जगहों पे, मैं बेंगलोर की बात भी कर लेता हूँ, टेक्निकली वहाँ फीस रखी गई है 1,25,000 रुपया पर एनम, जो 5 लाख के करीब। सिर्फ कर्नाटका में 25,000 ज़्यादा है। पूरे मुल्क के अंदर लगभग लाख रुपए के अंदर में टेक्निकल फीस है। नेपाल में उन्हीं इंस्टीट्यूशंस में 6 लाख 7 लाख का पैकेज दिया जा रहा है। मजबूर हैं बच्चे, उनको ये पता नहीं है कि नेपाल की जो फीस स्ट्रक्चर है कहीं अलग नहीं कानूनन। इस पे मैं आपका एक कड़वा सा जवाब चाहूंगा सर, एक लाइन में, कि ऐसा अगर हो रहा है तो उससे कैसे न्याय दिलाया जाए? इसमें ऐसा है कि आप कॉलेज से फीस, जो फीस स्ट्रक्चर है वो डिमांड करें, ठीक है? तो फीस स्ट्रक्चर हम वेबसाइट से डिमांड करें यूनिवर्सिटी की, या कॉलेज से मांगे? आप कॉलेज से मांगे, कॉलेज उसको साइन करके देगा। कॉलेज की क्या हैसियत है फीस बनाने की?
कॉलेज जो भी फीस डिसाइड करेगा वो स्टेट फी कमेटी से अप्रूव्ड हो सर सकता तो है। स्टेट फीस कमेटी की रिपोर्ट मांग ले सीधे, बिल्कुल, तो लेकिन वेबसाइट से आप मिल जाएगी ना सर। वेबसाइट पे कुछ लोग नहीं देते हैं ना। नहीं, हम क्या करेंगे, स्टेट फीस फिक्सेशन कमेटी की रिपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट की वेबसाइट पे है कि नहीं? नहीं, वो केवल वो कहाँ से मिलेगी? बच्चों को कुछ बता दीजिए। जैसे कि वो मिलेगी स्टेट गवर्नमेंट का जो स्टेट फी कमेटी है, हर स्टेट की अलग अलग है, तो उसके ऑफिस से मिलेगी। उन्होंने अपनी वेबसाइट पे मेंटेन नहीं किया हुआ है। नहीं किया हुआ। बट अगर हमारे एक बच्चे की फीस स्ट्रक्चर, जो हिंदुस्तानी बच्चा है, राम मोहन अली, कोई भी जाति किसी धर्म का बच्चा है, उसकी फीस की रसीद मिल गई मुझे, क्योंकि कॉलेज में तो मिलेगी ना। बिल्कुल। मेरा दोस्त है वो, मैं रूम पार्टनर हूँ उसका, मिल गई सर। अब मैं फीस जान गया हूँ, किस कोर्ट में जाऊँ, किस दरवाजे पे जाऊँ? कंज्यूमर कोर्ट में जाएं आप। कंज्यूमर कोर्ट हिंदुस्तान मानेगा सर? बिल्कुल मानेगा, क्यों नहीं हिंदुस्तान का कंज्यूमर कोर्ट इंसाफ करेगा नेपाल के बच्चों के लिए? बिल्कुल करेगा सर, क्योंकि बहुत बड़ा बात है। पहले तो करोड़ों रुपया जो एक्स्ट्रा लिया जा रहा है उसको रोका जा सकता है। बिल्कुल। मतलब जो बच्चे पहले से ही बड़ा बड़ा विचार करने की जरूरत है सर। बहुत बड़ी बात, आप बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं इस चैनल पे आप। मतलब जो बच्चे नेपाल के जिस भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं और हिंदुस्तानी फीस उनके दोस्तों की अलग है और नेपाली फीस अलग है, वो कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हैं। बिल्कुल जा सकते हैं, अलग हो ही नहीं सकती। मैं देश के युवाओं को, नेपाल के भाइयों को, नेपाल के बच्चों को नमस्कार करते हुए आह्वान करता हूँ, लड़ाई लड़नी चाहिए, हम आपके साथ हैं। और ये लड़ाई ऐसे लड़िए कि कंज्यूमर कोर्ट में नहीं तो कम से कम जो एक्स्ट्रा फीस ली जा रही है उसको स्टेट गवर्नमेंट की वेबसाइट पर वीसी को, वाइस चांसलर को लगाइए, कंप्लेन कीजिए आईसीटी को। मैं तो ये कहूँगा सर, एग्जाम फीस में कुछ डिफरेंसेस हैं? कोई डिफरेंस नहीं। मैं क्या कह रहा हूँ कि स्टूडेंट जो एडमिट होता है, ऑल इंडिया कैटेगरी में एडमिट होता है, तो उसकी फीस कैसे डिफरेंट हो सकती है? कोई एनआरआई कोटा में नहीं ले रहा है, एनआरआई कोटे में फीस डिफरेंट हो। तो ये फीस अलग से जो आ रही है वो किनको जा रही है? आप कॉलेज में, मैं कई कॉलेजेस को, जैसे आप बहुत सारे एजुकेशनल कंसल्टेंसी की जो ताकत है उससे इतना डरते हैं, नाम भी नहीं लेना चाहते कि हम कहाँ हैं, कैसे हैं, किन कॉलेज के हैं। मैं समझता हूँ सारे बातें होती हैं, कोई अब पदाधिकारी को, चेयरमैन तक भी सोचना पड़ जाता है। सर मैं ये जानना चाहता हूँ, ये फीस जाती कहाँ का है? ऐसा तो नहीं है कि ये साठ गांठ है नेपाल एजुकेशनल कंसल्टेंसी एसोसिएशन की इन कॉलेज माफियाओं को? तो मैं समझता हूँ ये तो माफिया, दूसरे माफिया हैं। भले उन्होंने सफ़ेद कपड़े पहन रखे हैं, कॉलेज के अंदर प्रोफेसर हैं, डायरेक्टर हैं, चेयरमैन साहब हैं, उन्होंने उन बच्चों को इतनी बड़ी रकम ले करके और फिर उनको दे दिया। मान लीजिए उन्होंने नहीं रखा होगा, लेकिन दे तो दिया ना किसी को। एक गरीब का पैसा ही तो खराब हो रहा है। बिल्कुल। तो इस मुहिम से तो बहुत पैसे बच सकते हैं। इसमें मैं स्टूडेंट्स को एक बात कहना चाहूँगा। एक तो मैंने कंज्यूमर कोर्ट बताया बच्चों के लिए, दूसरा वो जा सकता है इमिग्रेशन ऑफिस में, क्योंकि ये जब इंडियन एम्बेसी में या नेपाल में जाके, नेपाल एम्बेसी में कंप्लेंट करेंगे इस चीज़ की, तो ये मैटर रिजॉल्व हो सकता है। जब ये कंप्लेंट मास में जाएगी, दे हैव टू टेक एनी। अच्छा सर, क्या ऐसा होता है कि कॉलेजेस उस पैसा ले रहे हैं और रसीद नहीं दे रहे हैं? ऐसा भी क्या मसला है? बिल्कुल देनी चाहिए और स्टूडेंट्स को डिमांड करनी चाहिए, विदाउट रिसीट कोई पैसा नहीं देना चाहिए। कोई कैश पैसा नहीं देना चाहिए? नहीं देना चाहिए। क्या इंस्टीट्यूशन का कोई राइट है कि कैश पैसा ले ले? नहीं, एआईसीटी बिल्कुल अलाउ नहीं करती है। जो पैसा है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के थ्रू जाएगा, कॉलेज के अकाउंट में जाएगा, कैश को बिल्कुल डिनाई करते हैं। एआईसीटी से अप्रूव्ड संस्थान है भारत में टेक्निकल एजुकेशन के लिए। फार्मा के लिए फार्मा काउंसिल है, नर्सिंग के लिए नर्सिंग काउंसिल है, मेडिकल के लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है। तो क्या ऐसी कोई कंप्लेन भी लेते हैं वो वेबसाइट पर? बिल्कुल सर, आप उनकी वेबसाइट पे जाके कंप्लेंट कर सकते हैं। इवन सेंट्रल विजिलेंस कमीशन भी है, उनका भी एक पोर्टल है, बच्चा वहाँ जाके भी पैरेलली कंप्लेंट कर सकता है। अच्छा, मैं तो आज बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ कि कोई तो तैयार हुआ पूरे भारत से कि चैनल पे आकर पूरे देश को नेपाल के माफियाओं के खिलाफ आह्वान में हमारे साथ साथ हो, खड़ा हो। अनुज जी, बहुत दिन बाद एक प्रिंसिपल के रूप में कोई खुल के बात कर पा रहा है। नेपाल की तरफ से बात कर रहा हूँ, मैं हिंदुस्तान का हूँ, पर अभी मेरा जो रोल है मीडिया का, वो नेपाल की मीडिया के तौर पे मैं बात कर रहा हूँ। सर, हिंदुस्तान में 2019, 2018, 2017, 2016 के अगर सेशन को देखें तो होता ये है सर कि नेपाल में 15 अगस्त के बाद +2 का रिजल्ट आता है। जी। आप
देश में, हिंदुस्तान देश के अंदर में 3 तरह की यूनिवर्सिटीज़ हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी। सर सेंट्रल और स्टेट जो बेस्ट डिग्री प्रोवाइडर्स हैं भारत की, वो 15 अगस्त से को शाम में पोर्टल बंद कर देती हैं एडमिशन का, और नेपाल देश 15 अगस्त के बाद रिजल्ट निकालता है। मेरा सवाल है सर, इसमें कहीं साजिश की बू नहीं आती आपको? लगता नहीं है कि ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी को मूवमेंट बढ़ाने के लिए, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में बच्चे परोस के दे देने के लिए सरकार भी कहीं कुछ बिकाऊ सी लग रही है मुझे? बिल्कुल सर, ऐसा लगता है। इसमें कुछ चीज़ें और भी हैं, जैसे कि स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की हम बात करते हैं, उनके पास एक फ्रीडम इंडियन गवर्नमेंट ने भी दे दी या स्टेट गवर्नमेंट ने भी दे दी, दे कैन डिसाइड देयर फीस। वो अपनी फ़ीस खुद डिसाइड कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, जो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको फ़ीस डिसाइड करने के लिए स्टेट फ़ी कमेटी है। बट जो स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और कोई भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, वो अपनी फ़ीस खुद डिसाइड कर सकते हैं। अच्छा, तो उधर से वो दोनों तरफ से अब और डेट भी डिसाइड कर सकते हैं? डेट भी डिसाइड कर रहे हैं। मतलब सर आप उनका डाटा कहीं पे भी अपलोड नहीं हो रहा। अच्छा, भारत सरकार ने कहा, यूजीसी ने कहा, नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी में आप डाटा डालें। ये 2017 से बोला हुआ है, बट कोई भी स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी उसके अंदर डाटा अपडेट नहीं कर रही है। यानी कि जो बच्चे को डिग्री इशू होगी, इट शुड बी वेरीफाइड बाय द नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी और डीजी लॉकर। अच्छा, आप हरियाणा बोर्ड सीबीएसई की बातचीत करते हैं हम, सॉरी। तो सर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बंद कर देगी पोर्टल, स्टेट गवर्नमेंट बंद कर देगी, नेपाली बच्चा जाएगा कहाँ? मजबूर है वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाने। क्या सॉल्यूशन देना चाहेंगे? नेपाल देश देख रहा है सर आपको। मैं तो स्टूडेंट्स को यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो वो अपने जो प्रधानमंत्री या जो भी एजुकेशन मिनिस्टर है उनसे रिक्वेस्ट करें कि हमारा जो पैसा भी बहुत ज़्यादा लग जाता है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी का जो फीस स्ट्रक्चर है वो भी अफोर्डेबल नहीं है। हम जाना चाहते हैं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में। चैनल से कुछ करना भी चाहते हैं, जिम्मेदारी से करें, देश को देखना चाहिए। मैं तो जो डेटा से बात कर रहा हूँ, मैं आपको नेपाल देशवासियों को बताना चाहता हूँ, भारत के एजुकेशन मिनिस्टर 2010 में कपिल सिब्बल साहब थे। उन्होंने तकरीबन 144 यूनिवर्सिटी जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी, आज हो ये रहा था कि डिग्रियां होम डिलीवरी होने लगी, बैक डेट से भी डिग्रियां आने लगी। ऐसी घटनाओं को देखते हुए वो आज़ादी को शायद कंट्रोल करना चाहते थे और 144 डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ को लगभग उन्होंने रद्द कर दिया, जहाँ तक हिंदुस्तान पेपर के फ्रंट पेज पे छपा। आज भी हिंदुस्तान में प्राइवेट यूनिवर्सिटी डिग्री क्वेश्चन है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से करूँ, ये मैं तो नहीं कर रहा हूँ, एजुकेशन मिनिस्टर ने रद्द किया तो वो समझें। नेपाल को पता होना चाहिए जी कि हमारी हिंदुस्तान के अंदर कई ऐसी डिपार्टमेंट है जिसमें प्राइवेट यूनिवर्सिटी की डिग्री अगर नैक से अप्रूव नहीं है, एनबीए से अप्रूव नहीं है या आईसीटी से अप्रूव नहीं है, तो हमारी गवर्नमेंट हमारी ही अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी की उन डिग्रियों को एंटरटेन नहीं करती। बिल्कुल, ऐसे कई डिपार्टमेंट है सर, बिल्कुल भारत सरकार के डिपार्टमेंट। नेपाल को समझना चाहिए कि जो कुछ भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से वो लेकर जा रहे हैं, ये बड़ा क्वेश्चन है कि इससे बेहतर तो खुद को इनरोल करें अगले साल, 1 साल ईयर गैप कर लें। अगर बचना है तो डिग्री सही चाहिए, पवित्र चाहिए, अच्छी चाहिए, 1 साल ईयर गैप कर लें। नहीं तो कोई दूसरा रास्ता, जहाँ तक मैं समझता हूँ, इस साल 2019 कोरोना उनके लिए गिफ्ट भी हो सकता है। भारत की राज्य की डिग्री और सेंट्रल ने एडमिशन डेट को 1 महीना एक्सटेंड करके नेपाल के सारे छात्रों के लिए साल बचाने का दरवाज़ा भी खोल दिया है। मतलब अगर देखा जाए तो इस साल दिसंबर की 30 तारीख तक भारत के कुछ यूनिवर्सिटीज़ में, जैसे हो सकता है, मैं फिर से आना चाहूँगा, 15 तक का डेट, 30 नवंबर तक का डेट पीटीयू कुछ बढ़ाने जा रही है सर। जो एआईसीटी किसी भी टेक्निकल कोर्स में आपने एडमिशन लेना है, इट इज़ बाय डिफ़ॉल्ट 30 नवंबर, अभी तक की जो गाइडलाइन, अभी तक की गाइडलाइन है 30 नवंबर। मैं अनाउंसमेंट को फिर से कह देना चाहता हूँ, 30 नवंबर तक की डेट है कि पोर्टल ऑन रहेगा। लेकिन सर दिसंबर में रिजल्ट आएंगे, नेपाल के क्या करे बच्चा? तो बच्चा एडमिट नहीं हो सकता, गवर्नमेंट इनरोल नहीं हो सकता। कोई तरीका, जैसे बच्चा अगर आपको मैट्रिक की डॉक्यूमेंट दे दे
और फिर वो वेट करे? नहीं सर, ऐसा है कि जिस भी बिहाफ पे एडमिशन लेना है 10th और 12th डिग्री को वेरीफाई करने के लिए कुछ समय मिल सकता है? नहीं, उसको 30 नवंबर तक बच्चे को रिजल्ट देना होगा, अदरवाइज वो बाय डिफ़ॉल्ट अगले उसमें जाएगा। तो पोर्टल में ही डाल देते हैं रिजल्ट को, या आप थोड़ा वक्त देंगे? नहीं, आज के टाइम पोर्टल की उसमें जब डॉक्यूमेंट वेरीफाई होता है, जो रिजल्ट आप डाल रहे हैं पोर्टल के अंदर, वो डॉक्यूमेंट्री उस पे डेट लिखी आती है जब आपकी वो डीएमसी प्रिंट हुई है। डीएमसी प्रिंट हुई है तब की डेट लिखी तब होती है। डेट उस पे मतलब लिखी आप जाती है। फिर इस बार भी हमें लगता है कि अगर रिजल्ट नहीं आया तो जी। नेपाल का वो छात्र इनरोल नहीं हो पाएगा जो 12th अभी अभी होने जा रहा है। 12th होने जा रहा है। तो अगर रिजल्ट सरकार से, तो मैं अपील करूंगा कि रिजल्ट को जितना जल्द बच्चों को 10,000 15,000 बच्चों का सवाल है, नेपाल सरकार से विनती करते हैं कि अगर वो हिंदुस्तान में जो रीलोकेशन करता है, बच्चा अपने आप को रीलोकेट करता है पढ़ने के लिए, उसकी तादाद बहुत बड़ी है। अगर नेपाल सरकार भारत की अच्छी डिग्री की व्यवस्था नेपाल के छात्र छात्राओं तक पहुंचाना चाहती है तो उसे हर हाल में भारत के +2 के रिजल्ट को उनके साथ मैच करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 1। अगर नेपाल सरकार ऐसा नहीं करती है तो मैं नेपाल छात्रों को एक मॉडल बताना चाहूँगा कि सीबीएसई बेस्ट मॉडल हो सकता है उनके लिए। सीबीएसई स्कूल्स हैं कई, हिंदुस्तान की सीबीएसई बोर्ड के कई स्कूल्स नेपाल में हैं। मैं तो चाहूँगा कि वो बच्चे वहाँ खुद को इनरोल करें हिंदुस्तान की, अगर उनको बेस्ट डिग्री की व्यवस्था हासिल करनी है तो। सरकार के पास 2 रास्ते हैं। अगर उनको अपनी स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल को चमकाना है तो उनको चाइना को लेकर के चलना होगा, भारत को लेके चलना होगा, ऑस्ट्रेलिया को लेके चलना होगा, और उनकी +2 की डिग्री के साथ साथ उनके एडमिशन डेट को लेके चलना होगा। क्योंकि नेपाल के 20,000 से ज़्यादा छात्र रिलोकेट होते हैं, भारत में उनकी तादाद 10,000 से प्लस है। तो मैं विनती करता हूँ नेपाल सरकार से कि पहले तो रिज़ल्ट पहले निकालने की कोशिश करें। अगर नहीं निकाल सकते हैं तो मैं बच्चों से अपील करता हूँ कि आप सीबीएसई की तरफ मूव करें, और ये बच्चे जो इनरोल हैं अभी, जिनका एग्ज़ाम बाकी है, मैं उनको यही कह सकता हूँ कि वो ईयर गैप करना पसंद करें, पर प्राइवेट यूनिवर्सिटी की तरफ मैं अपनी ज़ाती राय देता हूँ कि ना जाए। नमस्ते नेपाल, थैंक यू सो मच। मुझे उम्मीद है कि आप तक हम लोगों की बातें पहुँच पा रही हैं, आप इस कन्वर्सेशन को सुन समझ पा रहे हैं और उससे मन बदल रहे हैं। तो आपके हित में चलाया जा रहा है ये मुहिम, शिक्षा को व्यवसाय में बदलने वाले लोगों के खिलाफ। ये जो अभियान है संकल्प, मिशन संकल्प, हम आपको उसमें शामिल करना चाहते हैं। कोई भी नेपाल का बेटा बेटी, अमीर गरीब, हिंदू मुसलमान, सिख ईसाई, किसी जाति किसी धर्म का पढ़ना चाहता है, +2 पास है, 10th पास है, आए, हम उसको फीस की पूरी जिम्मेदारी लेकर इस देश में खाने पीने के खर्च पर, एग्ज़ाम के खर्च पे पढ़ाना चाहते हैं। पढ़ने के बाद एक नेपाल का छात्र ये वचन ले कि वो भी किसी एक छात्र को बिना जाति बिना धर्म देखे पढ़ाएगा और अपनी शादी में दहेज नहीं लेगा और ना ही अपने परिवार को लेने देगा। नेपाल और हिंदुस्तान का रिश्ता सदियों से बहुत मजबूत रहा है। हम इस मजबूत रिश्ते के लिए हमेशा तत्पर हैं। कई परिवार हमारा नेपाल में रहता है, कई हमारे परिवार में लोग नेपाल के रहते हैं। एक ऐसा मजबूत रिश्ता जिसे तोड़ने की कई साजिशें नाकामयाब सदियों से रही हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इस चैनल को अपने परिवार का हिस्सा बनाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।